नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयागराज से आकर के काशी में की थी। इसके पीछे उनकी एक बड़ी सोच थी। जन जन से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव डाली और इसे इस काबिल बनाया कि यहाँ आने वाले हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, समाज का, देश का विकास होगा, देश का भला होगा। उन्होंने अपने खुद के लिए कभी कुछ भी नहीं सोचा, न अपने लिए सोचा, न अपने परिवार के लिए सोचा। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय का जो संविधान बना उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें मेरे परिवार का कोई हित नहीं होगा। और आज 108 साल बीत गए, परिस्थितियाँ एकदम उलट हो गई हैं। महामना के जो लक्ष्य थे, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, उससे एकदम अलग। हालांकि ये सिलसिला पिछले करीब 10 साल से चल रहा है और इस दौरान एक दो नहीं, ये तीसरे कुलपति हैं प्रोफेसर सुधीर जैन। और इन तीनों विश्व कुलपतियों के कार्यकाल में निरंतर गिरावट आती चली गई है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विश्वविद्यालय में और कुछ नहीं और सिर्फ केवल जंगल राज है। इस जंगल राज पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल अस्पताल IMS-BHU के हृदय रोग विभाग के तत्कालीन हृदय रोग विभाग के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, अस्पताल को बचाने के लिए 21 दिन तक आमरण अनशन भी किया। तो हम सीधे मुखातिब कराते हैं डॉक्टर ओम शंकर को। सर, इस विश्वविद्यालय के बारे में, इस चिकित्सालय के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा जैसा व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में जिस आदर्शों को सुनकर देखकर बड़ा हुआ और जिसकी कामना करता आया हमेशा कि ये विश्वविद्यालय वैसा ही हो जैसे हमारे पुरखे चाहते थे, जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से इस विश्वविद्यालय को अपना जीवन का सर्वस्व निछावर करके दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय में स्थापित करने की भरपूर कोशिश की, जहाँ कि कभी आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी काम करने को इच्छुक थे। उसकी गरिमा विगत कुछ सालों में बद से बदतर होती रही है और अभी के जो वर्तमान के कुलपति महोदय हैं, ये इस विश्वविद्यालय की गरिमा को सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है। अभी के कुलपति महोदय जो कि प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन साहब हैं, ये इस देश के कानून को नहीं मानते, ये विश्वविद्यालय के कानून को नहीं मानते। इनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि विश्वविद्यालय से जितना हो सके धन बटोर कर वापस चला जाए। इनको यहाँ के शिक्षकों से कोई लगाव नहीं है, महामना के आदर्शों से कोई लगाव नहीं है, यहाँ के छात्रों से कोई लगाव नहीं है, विश्वविद्यालय के परिसर से कोई लगाव नहीं है। इन्होंने कसम खाई है कि जब तक महामना के आदर्शों की ईंट से ईंट नहीं बचा देंगे, तब तक हम यहाँ पर अपनी कालाबाजारी करते रहेंगे। सबसे पहला नमूना आपको दिखाते हैं कि कोई भी कुलपति आते हैं तो
विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सबसे अहम बॉडी है एकेडमिक काउंसिल, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। के नाम ही है उसका एग्जीक्यूशन, जी कार्यपालिका है, काम करना है इनको। लेकिन जिस संस्थान में संस्थान के कुलपति ने 3 सालों तक इस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूटिव कमेटी को काउंसिल को बनने नहीं दिया, उसमें 3 सालों तक उन्होंने क्या किया होगा ये तो कोई भी आदमी, अंधा बहरा लूला लंगड़ा, कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि उनकी मनसा क्या होगी। सिवाय भ्रष्टाचार और लूट के कोई भी मनसा नहीं हो सकती। जी और ये प्रशासनिक अक्षमता, उनकी प्रशासनिक अक्षमता को भी दर्शाता है, उनके विकृत मानसिक सोच को भी दर्शाता है। और एक गंदी सोच के साथ जो इस विश्वविद्यालय को खत्म करने की सोच के साथ उन्होंने पिछले 3 सालों से काम किया, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और दंडनीय भी है। उनके हर एक कार्यकलाप सभी के सभी घोर अपराधों की श्रेणी में। तो सबसे पहले तो BHO एक्ट और इंस्टीट्यूट और ऑर्डिनेंसेस की उनकी धज्जियां उड़ाकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन ही नहीं किया। ऐसा इसलिए किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वैसे ही काम करता है जैसे गाड़ी का ब्रेक। यानी गाड़ी अगर बाएं दाएं इधर उधर अगर जाने लगे तो हम ब्रेक लगाते हैं, जिससे हमारी जान की और गाड़ी की सुरक्षा होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसी तरह वाइस चांसलर के ऊपर ब्रेक लगाता है, उनके गलत कार्यों पर, उनके अनैतिक कार्यों पर, उनके भ्रष्टाचार पर, उनके गलत निर्णयों पर। इसीलिए कुलपति जी ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले ब्रेक को तोड़ दिया कि ना ब्रेक रहेगी, ना मुझे भ्रष्टाचार करने में कोई रुकावट आएगी। तो उन्होंने 3 सालों के अपने कार्यकाल को अब 1 महीने में पूरा करने जा रहे, 2 महीने में, इस पूरे समय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन ही नहीं होने दिया। और उसके बाद इस विश्वविद्यालय में जो माहौल पैदा किया उसको जंगल राज के अलावा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने लगातार 3 सालों से नियुक्तियां की और नियुक्तियों के बाद उनके मानदेय का भी निर्धारण किया। ऐसे कितने प्रकरण होंगे सर? ये तो हजारों लगभग, हजारों, मतलब एक को नहीं, हजारों नियुक्तियां हुई पिछले 3 साल के कार्यकाल। और जिसमें से 70 से 100 ऐसे लोग हैं जो एडवाइजर की कैटेगरी में नियुक्त हुए। एडवाइजर, आपको मालूम होना चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडवाइजर्स नाम का कोई पोस्ट नहीं है जी। यानी ये टोटली इलीगल पोस्ट है, सेल्फ क्रिएटेड पोस्ट है। और इस कुलपति महोदय जी द्वारा अपने मनगढ़ंत क्रिएटेड पोस्ट है, बनाया गया पोस्ट। अब पोस्ट बनाने का भी अधिकार किसके पास है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, वो भी 3 साल से नहीं है। यानी कि इन्होंने जो पोस्ट क्रिएट किया वो भी इलीगल है। उसके बाद इन्होंने न सिर्फ पोस्ट क्रिएट किया बल्कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट के नियुक्तियां की, ये भी गलत है। उसके बाद इन्होंने उनके मानदेयों का मनमाने ढंग से निर्धारण किया, वो भी गलत है। और अगर आपको एडवाइजर्स चाहिए और आप एक अक्षम प्रशासक हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हजारों सक्षम प्रशासक हैं जिससे आप फ्री का सलाह ले सकते हैं। इसलिए इसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। आपके द्वारा एक एक पैसा जो उनको दिया गया है वो अपराध है और विश्वविद्यालय का शोषण है। उनके धन का दुरुपयोग है, सरकारी धन का दुरुपयोग है। और जिस तहत ये विश्वविद्यालय को ये धन इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर मिला था, IOE, इस फंड के तहत मिला था, इसके सैकड़ों करोड़ धन को आपने इस तरह अपने
जान पहचान के लोगों में बांटकर विश्वविद्यालय के कानून का पहले उल्लंघन किया उनकी नियुक्तियों में, फिर पैसे बांटकर एक आर्थिक अपराध किया। आप वित्तीय अपराध के दोषी हैं इसमें, और इसके लिए भी आपको जेल हो सकती है। इस तरह के कानून को तोड़कर कार्य करना जंगल राज क्यों है, क्यों कह रहा हूँ मैं, ये पहला उदाहरण है। तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि इस कुलपति महोदय ने, डॉक्टर सुधीर कुमार जैन साहब ने विश्वविद्यालय में अपना जंगल राज कायम किया, यानी कानून को नहीं माना और ब्रेक को यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को खत्म कर दिया, और उसके बगैर जो इन्होंने इस्तेमाल किया उसको इन्होंने नाम दिया इमरजेंसी पावर। जी। अभी बहुत लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों में इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ तो घोषित इमरजेंसी है, यहाँ अघोषित नहीं है। यहाँ इन्होंने घोषित तौर पर अपने इमरजेंसी पावर का उपयोग किया, और किस लिए? विश्वविद्यालय को चलाने के लिए। तो इसलिए, और वो जगह कहाँ है? ये है काशी, वो नगरी जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री, जी। यानी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में घोषित इमरजेंसी से उनके यहाँ विश्वविद्यालय चल रहा है, और इसमें कानून नहीं सिवाय मनमानी के और धन उगाही के कुछ भी नहीं कर रहे कुलपति जी। सीधा सीधा कानून की धज्जियां उड़ाकर जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने कानून धज्जियां अपने लोगों को किस तरह से ले आकर विश्वविद्यालय में अनार्की पैदा की और यहाँ जंगल राज पैदा किया, ये पहला उदाहरण है उसका। उसके बाद नियुक्तियां करने के लिए जो आर्गुमेंट दिया उन्होंने, अब कि ये इमरजेंसी है, इस संदर्भ में HRD मिनिस्ट्री, जिससे कि ये विश्वविद्यालय गवर्न होता है, उन्होंने 2001 में और 2015 में बहुत ही क्लियर गाइडलाइन क्लियर कट किए, और उन्होंने इसमें कहा है कि विश्वविद्यालय में कई सारे कुलपति अपने इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करते हैं, और क्लियर गाइडलाइन लिखा है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉइंटमेंट इमरजेंसी नहीं है, एक रेगुलर प्रोसेस है, एक नियमित प्रक्रिया है। प्रमोशन एक नियमित प्रक्रिया है, ये इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी क्या थी? वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का तुरंत फॉर्मेशन, जो आपने नहीं किया, 3 सालों तक नहीं होने दिया, ये इमरजेंसी थी। लेकिन आपने क्या इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग कर नियुक्तियां मनमाने ढंग से, और न सिर्फ विश्वविद्यालय के कानूनों का अवहेलना करके, बल्कि HRD मिनिस्ट्री जो शिक्षा मंत्रालय है, उनके 2001 और 2015 में दिए गए लिखित आदेशों को, विश्वविद्यालय को प्राप्त आदेशों को, जो उसके कॉपी मेरे पास, उस आदेशों के उल्लंघन करके भी किया। तो दूसरी बात इन्होंने कि न सिर्फ ये कानून BHU के कानूनों को नहीं मानने, बल अराजकता की यह स्थिति है कि वर्तमान सरकार के खुद के मंत्रालय के आदेशों को नहीं माना। 2015 में यही सरकार, इसी सरकार ने आदेश दिए, उनके भी लिखित आदेशों को नहीं माना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कहा कि नियुक्तियां इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी है नियुक्तियां, तो जब विश्वविद्यालय में छुट्टियां चल रही है उस समय कौन सी इमरजेंसी है? कोई छात्र तो पढ़ने वाले हैं, उस समय क्यों आपने नियुक्तियां? अगर नियुक्तियां इमरजेंसी थी वास्तव में, अगर आपकी बात को ही 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो आपने ऐसे सैकड़ों एलिजिबल कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट क्यों किया? भाई, जिनको खाने के लिए नहीं है
वो ये चूज थोड़ी कर सकता है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। जी। जो मिलेगा वो खाएंगे। आपने कैंडिडेट, जो हजारों कैंडिडेट आए, उसको आपने नॉट फॉल सुटेबल करके रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप इमरजेंसी नहीं देख रहे थे, ये इमरजेंसी नहीं थी, आप रेगुलर काम कर रहे थे, जहां आप चूज कर रहे थे, आपके पास विकल्प था लेने और नहीं लेने का। उसके बाद सवाल उठता है कि अगर वो जरूरी था और जो कैंडिडेट थे इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये मैं अपने खुद के डिपार्टमेंट का उदाहरण दे रहा हूँ। जी। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में पढ़े हुए हम ही लोगों के द्वारा पढ़ाए गए कैंडिडेट जो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, उसको आप नॉट फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा है ना उस विश्वविद्यालय के ऊपर जिन्होंने खुद उसको डिग्री दी है, जी जी जी। उन टीचरों के ऊपर जिन्होंने उनको पढ़ाया है, और उस संस्था के गौरव सम्मान के ऊपर, पूरी सिस्टम के ऊपर सवाल है। तो इसका मतलब इस विश्वविद्यालय में सिर्फ आप ही योग्य हैं, बाकी सब अयोग्य हैं। आप एक अकेले योग्य व्यक्ति हैं जो योग्यता पहचानते हैं, बाकी सब मूर्ख हैं यहाँ पे। और तो कहने का मतलब वो इमरजेंसी में ऐसा नहीं था कि आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे जिसको आपने रिजेक्ट किया है, बल्कि आपने जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है जो आपके डिमांड को शायद पूरा ना किया, उनकी योग्यता के आधार पर आपने रिजेक्ट नहीं किया। आपकी जो योग्यता थी, आपके जो मानक आपने निर्धारित किए थे कि आपको वो क्या दे तो आप क्या नियुक्तियां करेंगे, आप नियुक्तियों के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और इसका दूसरा भी उदाहरण मैं देता हूं। आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको भ्रष्टाचार करना था क्योंकि मैं उस समय इस विभाग का विभागाध्यक्ष था। आपने गलत रीजन साइट करके मुझे, जब आपको स्क्रीनिंग करना था कैंडिडेट का, तो पद से हटा दिया। क्योंकि अगर मैं पद के ऊपर रहता, आप स्क्रीनिंग में जो धांधली करने वाले थे वो मैं नहीं होने देता। आपने मुझे रास्ते से हटा दिया और कहा क्या कि मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं उपलब्ध ही नहीं हूँ। और आपने ये आरोप तब लगाया जब इसी विभाग के इसी कमरे में 24 घंटे में उपलब्ध था। मैं विभागाध्यक्ष के कमरे में 24 घंटे उपलब्ध था, मैं अपने डिपार्टमेंट में 24 घंटे उपलब्ध था और अपने वांछित ड्यूटी से 3 गुने ज़्यादा कम से कम ड्यूटी कर रहा था। और मैं छुट्टियों के दिन भी यहाँ मौजूद था और संडेज को भी मौजूद था। जी। मेरा सवाल है, अगर मैं अनअवेलेबल था तो मेरे बदले कौन ड्यूटी कर रहा था? अगर मैं अनअवेलेबल था तो इसी कमरे में बैठ के 200 पेशेंट कौन देख रहा था? अगर मैं अनअवेलेबल था तो ये आपके गार्ड बाहर में 4 बैठ के क्या कर रहे थे? आपने जो 4 कैमरे लगा रखे थे 4 कोने से, वो क्या देख रहा था? अगर मैं था ही नहीं, अनअवेलेबल था तो, अगर मैं अनअवेलेबल था तो आपके पास मेरी छुट्टियां होगी, तो मेरा अटेंडेंस शीट देखा जाए कि मैं उसमें अटेंडेंस में हूँ या अनअवेलेबल हूँ। अगर मेरा एब्सेंट के बदले मैंने अपनी सिग्नेचर की है और मुझे विश्वविद्यालय ने उसी समय में सैलरी भी दी है, तो मैं अनअवेलेबल कैसे हूँ? आप बताइए। ठीक बात कि अगर ये गुंडा राज नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, कुलपति महोदय श्री सुधीर जैन साहब का, तो किसको जंगल राज कहेंगे? कि कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने विभाग में बैठा हुआ है, आप उसको इस आधार पर हटा दे रहे, कह के हटा दे रहे कि मैं अनअवेलेबल नहीं हूँ, जबकि मैं 24 घंटे वहीं अब अवेलेबल हूँ। आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग, मीडिया रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग, सारे आपको रोज बता रहा है कि मैं यहीं हूँ, काम कर रहा हूँ, सोया भी नहीं हूँ, और अपनी ज़रूरतों से 3 गुना कम से कम ज़्यादा काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपने हटाया। फिर आपने क्या किया? जब स्क्रूटनी प्रोसेस खत्म हो गया और मैंने आपको नोटिस दी, तो आपने फिर से बहाल कर दिया मुझे।
ये भी साबित करता है कि आपका पहला निर्णय गलत था। जी। अगर आपने गलत रीजन से मुझे ना हटाया होता, मुझे रीअपॉइंट नहीं करते। उसके बाद आपने क्या किया कि फिर मुझे आपने 31 जुलाई को पद से फिर से हटा दिया, ये कह के कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, जबकि आपने मेरे कार्यकाल के 55 दिन चुरा लिए, यानी जो कि बीएचयू ऑर्डिनेंस के 11.1 का वायलेशन है। वो ऑर्डिनेंस कहता है कि आप किसी भी हेड का अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होता है। आपने उससे 55 दिन आपने चुराए। मैं छुट्टी पर नहीं खाता, आपने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, गलत रीजन साइड करके आपने हटाया। तो मेरा वो पीरियड कंपनसेट करना था आपको, लेकिन आपने कंपनसेट सिर्फ तो नहीं ही किया, उसके बाद जो किया वो भी साबित करता है कि आपकी मंशा भ्रष्टाचार की थी। आपने 31 तारीख को मुझे हटाया और 1 तारीख को आपने अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू कर लिया, और जब तक मैं था 31 तक तब आपने नहीं किया। तो ये फिर आपके जो भ्रष्टाचार की मंशा है उसका एक सबूत है, और ये साबित करता है कि बीएचयू में आपने जंगल राज स्थापित किया। उसके बाद क्या है, आपने एक व्यक्ति को मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना के रखा, अभी भी बनाया हुआ। हाँ। और व्यक्ति कौन है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता। ये महोदय ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के अपराध में न सिर्फ दोषी पाए गए थे बल्कि हटाए भी गए थे। जी। तो ये साबित करता है कि वो व्यक्ति गलत था। इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, इसकी रिपोर्ट है। ये ब्लड 653 यूनिट आईटी के बच्चों के द्वारा दिए गए ब्लड को चुरा कर दे दिया था, और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट की खरीद में धांधली की थी। ब्लड बैंक को बिना लाइसेंस के चला रहे थे और खुद को उसका इंचार्ज बनाकर रखा था, जबकि ये मेडिसिन के प्रोफेसर थे और ब्लड बैंक का इंचार्ज सिर्फ पैथोलॉजी के प्रोफेसर हो सकते थे। यानी एक आदमी जो अपराधी है, जिसकी नौकरी खत्म करके जेल में भेजी जानी चाहिए थी, उस व्यक्ति को आपने न सिर्फ 3 साल जो टिल फर्दर ऑर्डर का मैक्सिमम लिमिट है, जो 6 मई 2024 को खत्म हो चुका है, उसके बाद भी आज 19 अक्टूबर तक बनाया हुआ है, और शायद तब तक बनाएंगे जब तक कि आप रहेंगे। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप IMS BHU से पैसे की उगाही करते हैं, और ये उगाही यही कुलपति ये आप तक पहुंचाने का यही माध्यम है। ये आपके सारे भ्रष्टाचार का सहपाठी है, राजदार है, इसलिए आपने इनको बचा कर रखा है कि मुंह न खोल दे मेरी। और वो व्यक्ति कर क्या रहा है, उसके आपके इस राजदारी से वो बीएचयू के किसी भी कानून को नहीं मानता। सबसे पहले तो एक अपराधी को आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बनाए रखा, बल्कि नियमों को तोड़कर बनाए रखा। तो ये भी साबित करता है कि आपने बीएचयू में जंगल राज स्थापित किया। और दूसरी बात कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, ये समझिए। ये कमिटी के रिकमेंडेशंस को नहीं मानता कि हृदय विभाग को नए भवन में संपूर्ण 4था तल्ला, आधा 5वां तल्ला मिलना चाहिए, क्योंकि हृदय की बीमारियां बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके मरीजों की संख्या बहुत ही तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो उसका मानना है कि बनारस, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष जो हृदय की समस्या है अगले 6 सालों में 50% से बढ़ जाएगी, यानी जितनी आज संख्या है उससे 1.5 गुने हो जाएगी। अब समझिए कि जो समस्या हर तीसरे जो बीमारी हृदय की बीमारी आज हर तीसरे व्यक्ति के इस देश में, उत्तर प्रदेश में और बनारस में मौत की वजह है, उस बीमारी के इलाज के लिए आवंटित
90 बेड में से आपने 49 बेड उससे छीन लिए हैं। और ये सब कर रहे हैं आप इस मसले को देखने के लिए बनी कमेटी के अनुमोदन के विरुद्ध, उनके आदेशों के विरुद्ध, जिनके आदेशों को आप नहीं मानते। उनके आदेशों के विरुद्ध के अलावा डायरेक्टर साहब जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हैं, उनके लिखित 8 मार्च 2024 के आदेशों के भी विरुद्ध काम करते हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है सैया भैल कुतवाल कॉप्टर का है। जब ऊपर वाले ही हमारे दोस्त हैं, हमारे हर भ्रष्टाचार के सहपाठी हैं, वो हमारा क्या कर लेंगे? तो इसलिए आप खुलेआम एक अपराधी को अपराध करने की छूट देते हैं। इससे मरीजों के हजारों मरीजों, कम से कम 60-70 हज़ार मरीजों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला। इसमें से हजारों की जानें चली गई बिना इलाज के, जिसके विरुद्ध जिसमें कुछ लोगों ने कंप्लेन किया और जांच में आपको दोषी पाया, लेकिन कुलपति महोदय ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। उनसे इनका और मन बढ़ा। इन्होंने क्या किया? ना सिर्फ इन्होंने हृदय विभाग के आवंटित बेड हृदय विभाग को नहीं दिए, बल्कि वो बेड ऐसे विभाग को दे दिए जो कि सुपर स्पेशलिटी भी नहीं है, जिनके लिए बेड ऑलरेडी पुराने अस्पताल में बेड हैं, उनको उठा के यहाँ से वहाँ भेज दिया। कौन सा विभाग होगा? ऑन्को सर्जरी विभाग। ऑन्को सर्जरी विभाग के लिए ऑलरेडी यहाँ पर 56 बेड थे पहले से, लेकिन यहाँ से उठाकर जबरन वहाँ किया, जिसका कि अधिकार ही नहीं है उनके पास। बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अधिकार मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास नहीं होता। ये निर्णय हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी करती है और उसके चेयरमैन डायरेक्टर साहब होते हैं, जिन्होंने ये बेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया था। डायरेक्टर साहब आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, आप उसके नीचे के अधिकारी हैं। आपको कोई औचित्य नहीं बनता कि ऊपर के अधिकारी के अगेंस्ट में आप निर्णय ले लें। कमिटी इन दोनों ही जो स्पेशल कमेटी फॉर्म हुई, उसके पावर इन सबसे भी अलग है, और उस कमेटी में आपका भी रिप्रेजेंटेटिव था, और उसके बाद भी आपने उसको नहीं माना। जब बेड कम हो गई और बेड की क्राइसिस हुई, तो आपने इसको कंपनसेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं बेड बढ़ा रहा हूँ, आपने जो कार्य किया वो पूरे दुनिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल को पहला अस्पताल बना दिया। लेकिन क्या किया आपने आदेश दिया कि अब मरीज ऑपरेशन थिएटर में, सामान्य मरीज डायरेक्टली भर्ती होंगे। अब समझिए, पूरे दुनिया में ऑपरेशन थिएटर में कहीं भी कोई मरीज भर्ती नहीं। सामान्य मरीज ऑपरेशन थिएटर में? जी, सामान्य मरीज जो है वो अब ऑपरेशन थिएटर में भर्ती होंगे। वैसे हृदय के मरीज जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भर्ती होंगे, उस बिस्तर पर जहाँ की ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मरीजों को लिटाया जाता है, उसके लिए बेड बनाया हुआ था। ये ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का बेड है, जो हाईली स्टेराइल एरिया होता है, यानी इन्फेक्शन कंटेन एरिया होता है। वहाँ इन्फेक्शन ना फैले वैसा वातावरण बनाया जाता है। उस वातावरण में आपने ऐसे लोगों को लाया जहाँ जो इन्फेक्शन लेके घूम रहे हैं, उसके अटेंडेंट इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, और वो उसके साथ रह रहे हैं जो हृदय जैसे गंभीर मरीजों का ऑपरेशन हुआ है जहाँ पर। इस तरह से आप इन्फेक्शन फैलाकर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। एक न सिर्फ ये अमानवीय है, बल्कि ये नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC के गाइडलाइंस के भी विरुद्ध, उसका भी वायलेशन। आपने NMC के गाइडलाइन को वायलेट करने करके फिर एक और कार्य किया कि जिस रूम के अंदर 6 बेड लगाए जा सकते हैं, उसमें आपने 10 बेड लगा दिए। इस तरह से आपने जबरन बेड बढ़ाने का नाटक किया, जो कहीं भी किसी भी मानकों पर खरा नहीं उतरता। और उसके बाद भी जो 90 बेड की संख्या थी हृदय विभाग की, वो अभी 60 तक भी नहीं पहुंच पाए, इतने मैनिपुलेशन के बाद। और ये सब किया आपने सारे कानून नियमों की उल्लंघन करके। अगर ये गुंडा राज नहीं है,
अगर ये जंगल राज नहीं है कुलपति महोदय का, और ये जंगल राज के दूसरे शागिर्द नहीं है, छोटे सांसद, तो फिर ये क्या है? विश्वविद्यालय में तीसरे जो शहंशाह हैं उसके, वो है हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जैन। ये जैन साहब की जैन साहब से अच्छी पड़ती है। तो धर्मेंद्र जैन साहब जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, इन्होंने 2.56 करोड़ रुपए के खरीद किए थे उपकरणों का। उस उपकरणों में नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। इनके पास अपना जेम आईडी था, उससे नहीं खरीदा था इन्होंने उपकरण। खरीदे थे उपकरण कहाँ से? तो डीआर डेवलपमेंट में एक अधिकारी थे, उसके जेम आईडी पे। डीआर डेवलपमेंट का काम डिपार्टमेंट का परचेज करना नहीं है। डिपार्टमेंट में पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी होती है और परचेज कमेटी होती है, उसका काम है ये खरीदना। इसके बदले वो सारे चीज़ों का निर्धारण किया और फिर वित्तीय अनियमितताएं की गई, जो कम दामों की मशीन 2-3 दामों पर खरीदी गई। इसके आरोप जब लगाकर जांच के लिए मैंने वीसी साहब तब नए आए थे, तो जांच कमेटी गठित करने के लिए निवेदन किया। तो जांच कमेटी गठित की गई थी और उस जांच कमेटी ने ये पाया कि जो प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जैन जी हैं, ये इस अपराध के दोषी हैं, वित्तीय अनियमितताओं के दोषी हैं, खरीद फरोख्त में गड़बड़ियाँ की हैं। और उसके बाद भी कुलपति जी ने, जो वेंडर्स थे, उनको मेरे ऑब्जेक्शन के बाद भी अपना पावर का दुरुपयोग कर पेमेंट कर दिया। इसका मतलब वेंडर के साथ आपकी साठगांठ और धर्मेंद्र जैन साहब के साथ भी आपकी साठगांठ थी, जिससे यहाँ पर सीधे सीधे वित्तीय अनियमितता जिसमें आप शामिल हैं उसके प्रूफ है हमारे पास। तो इसलिए आप भ्रष्टाचार के भी अपराध हैं। आप भ्रष्टाचारियों के, धर्मेंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, आप प्रोफेसर के गुप्ता जैसे भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, आप खुद उस भ्रष्टाचार में वेंडर्स के साथ मिले हुए हैं। अब जैन साहब का भी मन बढ़ा, जैसे गुप्ता साहब का मन बढ़ा था। इन्होंने क्या किया? ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि मैं एक घटिया स्टैंप लगाने का ही एक्सपर्ट हूँ, लिखित तौर पर। उसके बाद कहा कि मैं यही स्टैंप लगाना चाहता हूँ। बड़ा अद्भुत है, लोगों को सब चीज़ की ट्रेनिंग देती है। इन्होंने कहा कि मुझे यही ट्रेनिंग है, जबकि इससे पहले दूसरे स्टैंप लगा चुके हैं वो, जो अच्छे थे। और अब करते क्या है, मन इतना बढ़ा कि उन्होंने अब नॉर्मल उनकी नलियों में भी छल्ले लगाने लगे, ताकि उससे पैसे उगाही की जा सके। एक मरीज जिसके अंदर एक छल्ले की जरूरत है, वहाँ 3 छल्ले 2 छल्ले लगाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किकबैक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले उससे। इस तरह ना सिर्फ पैसों की उगाही कर रहे हैं, मरीजों की आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, बल्कि इथिकली मोरली हर तरह से ये गलत कार्य है। और नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज में स्टेंट लगाकर मरीजों के जीवन के साथ खेलना एक ना सिर्फ मतलब नैतिक तौर पर गलत है, आर्थिक तौर पर दोहन है उसका, बल्कि कानूनी तौर पर एक्सपेरिमेंटल एक कानूनी गुनाह है, जिसमें सीधे जेल जाना चाहिए। इनके लिखित कमेटी द्वारा जांच करके कमेटी रिपोर्ट भेजने के बाद भी सुधीर कुमार जैन साहब ने धर्मेंद्र कुमार जैन साहब के विरुद्ध में कोई एक्शन नहीं लिया। 3 बार लिख चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये गुंडा राज नहीं है, अगर ये अपराधी राज नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, तो किसको जंगल राज कहते हैं साहब? और महामना अपने हाथों से इस विश्वविद्यालय में कई सारे पेड़ लगा जी, जिसको हम हेरिटेज ट्री कहते हैं, जो 100 साल से ज़्यादा पुराने थे। आपने पूरे विश्वविद्यालय में 100 से ज़्यादा ऐसे पेड़ों को कटवा कर भेजना, जो न सिर्फ हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करना, रूट से ख़त्म करने की बात है, बल्कि ये सीधा मामला जो है वन्य संरक्षण नियमों के भी विरुद्ध है, क्योंकि वो हरे ट्री है और काटने के बाद सबके जड़ से फिर से हरे पेड़ निकल रहा है। वो खुद अपने आप को सबूत दे रहा है कि मैं हरा था, सूखा पेड़ नहीं था जो आपने काटा है।
वो इनके गुनाहों की जो कथा है वो खुद बयान कर रहा है। उसके बाद क्या किया कुलपति जी और चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता साहब मिलकर निजीकरण किया। बीएचयू के अस्पताल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूनिट था वो जांच केंद्र था, जी जिसमें करोड़ों का सालाना फायदा होता था। उन्होंने ये जो ठेका है अपने एक मित्र को दिया, वो भी जैन साहब, और वो कर क्या दावा किया था कि तुरंत रिपोर्ट मिलेगी। अब रिपोर्ट और भी देरी से मिलेगी, सही भी नहीं मिल रही है। घटिया भी मिल रहे हैं, जी। सही भी नहीं, देरी से भी मिल रहे हैं, और कई गुने महंगी भी मिल रही है। महंगे भी मिल रहे हैं। दावा था सस्ता होगा, जल्दी होगा और तुरंत रिपोर्ट होगा। तो इस तरीके से आपने बीएचयू का निजीकरण किया, और चूंकि उन्होंने आपको पैसे दिए होंगे, वो आपके वो रिश्तेदार होंगे, आपने ये गैर कानूनी काम किया और आपने पैसों के लेन देन के वजह से महामना के बगिया को बेचा, जिसको कि महामना ने और महामना जैसे हमारे पूर्वजों ने भीख मांग कर बनवाया। जी। अगर ये अपराध नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, तो क्या जंगल राज है? बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया कि जो सालों से मैं आंदोलन कर रहा था कि भाई बीएचयू को बेहतर बनाया जाए, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए, यहाँ की शिक्षा की सेवाओं को बेहतर बनाया जाए, तो जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उन्होंने पैसे दिए थे कि अस्पताल को बेहतर किया जाए। तो आपने उसको रेनोवेट करने के नाम पर मार्बल्स के ऊपर टाइल्स लगवाया, ग्रेनाइट लगवाया। पूरी दुनिया में ये भी एक अनोखा काम है जो सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के गुप्ता जैसा भ्रष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग वीसी साहब के साथ मिले बगैर हो ही नहीं सकता। और ये भी साबित करता है कि वीसी साहब आर्थिक रूप से भी भ्रष्ट हैं, नैतिक और चारित्रिक रूप से तो भ्रष्ट हैं ही, जो इस तरह के वातावरण क्रिएट कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, बल्कि वो हर तरीके से विश्वविद्यालय की गरिमा को खत्म करने के लिए, भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए, इस विश्वविद्यालय की संस्कृति को खत्म करने के लिए उन्होंने कार्य किया। उसके बाद जो महामना जब इस विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, तो वो खुद छात्रों के हॉस्टल्स में शिक्षकों के पास जाकर खुद ही मिलने चले जाते थे। इन्होंने अपने पूरे 3 साल के कार्यकाल में सिवाय कुछ दलालों के या उनके द्वारा अपॉइंटेड कुछ सो कॉल्ड एडवाइजर्स के और इनके जो वही मनी कलेक्टर है या इलीगल अपॉइंटीज है जो उनको धन पहुंचाते हैं, उनके अलावा किसी से भी नहीं मिला। एक क्लोज डोर एक कमरा अपने आप बना लिया जहां बैठकर सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते आए 3 सालों तक। इस तरह से आपने छात्र, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के साथ ना मिलकर विश्वविद्यालय के साथ पैसा लेकर उसके साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और अपने ड्यूटी के प्रति वफादारी न निभाई। ये आपके जंगल राज का आखिरी सबूत है। अगर आपने जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गरिमा को गिराया है, आपके जैसा व्यक्ति अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भी दिन बना रहता है और तो ये विश्वविद्यालय के लिए हानिकारक तो है ही। इन्होंने पिछले चुनाव में जो हाल में अभी चुनाव हुआ है, इनके दुष्प्रभाव आम जनता तक
पहुँचे। जो प्रधानमंत्री जी के वोटर थे, जो बनारस से कभी 5 लाख से वोट से जीता करते थे, उनके जीत का अंतर आकर सवा लाख 1.5 लाख के बीच है। तो ये जो 3.5 लाख पब्लिक जो प्रधानमंत्री जी से नाराज हुए हैं, उसके असली आर्किटेक्ट यही है। इनके तीनों चारों कॉम्प्लेक्स, यानी इनके बनाए हुए जो गलत और आपराधिक और भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, उसका जो कॉकस बनाकर आपने इस विश्वविद्यालय को लूटा है, और उससे जो यहाँ के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि इसके आसपास के लोग, उनके बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और वो गांव में जाकर ये कथा बताते हैं, जिससे आपने इसी आसपास में न सिर्फ अपना वोट कम हुआ आपका, बल्कि इस आसपास में भी आपने ज़्यादातर सीटें इन्हीं के कुकर्मों की वजह से आपने खोया है। तो प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने आपके विश्वास के साथ धोखाधड़ी की है, आपके इज्जत और सम्मान को नीचे गिराया है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटवाएं और इसको जेल में डालें। और मैं प्रधानमंत्री जी से आखिरी ये उम्मीद करूँगा कि आगे बजट आने वाला है। हृदय की बीमारियां बहुत ही गंभीर हैं, और ये जो कॉकस आपने बनवाया है यहाँ पर, ये हृदय रोगियों के जान का दुश्मन बना हुआ है। ये आपके लिए आम जनता में और भी दुर्भावना पैदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ आसपास की जनता आपसे दिल से वैसे ही जुड़े रहे जैसे कि पहले थे, इसके लिए आपको इस बजट में कम से कम 500 बेड का एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई आपत्ति होगी। ये यहाँ के एक ऐसे इस तरह स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज होनी चाहिए, जिससे कि एक मतलब कोई भी आदमी आगे में आपके नाम को याद करे कि ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया, और इससे हजारों लाखों जानें बची और आगे बचेगी भी, जो निरंतर बचती रहेगी। ये आपके लिए भी एक पुण्य का बहुत बड़ा कार्य होगा। मुझे लगता है कि ये कार्य आपको इस बजट में जरूर करना चाहिए। और आखिरी जो मेरी चाहत है वो ये है, क्योंकि स्वास्थ्य और हृदय समस्या पूरे देश में बढ़ रही है, अगले 5-6 सालों में ये 1.5 गुने बढ़ने वाली है। तो इस तरह का ही डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर पूरे देश में, कोरोना की तरह वेट न करें कि कोरोना आएगा तब हम उसके लिए अस्पताल, इलाज और दवाइयाँ, ऑक्सीजन का इलाज और व्यवस्था करेंगे, और फिर उस समय आवाधापी मारामारी होगी। क्योंकि अभी आप तुरंत इलेक्ट भी हुए हैं, आपका कार्यकाल 5 साल का है, और इसी 5 साल में इसको 1.5 गुने से बढ़ना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पूरे देश में कम से कम 250 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर, 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर अगले 5 सालों में बनवाए, ताकि ये जो महामारी आपके पीछे दौड़ती हुई आ रही है, जो भारतीय समाज के प्रति दौड़ती हुई आ रही है, जो आपके युवाओं को डस रहा है, जिसमें आधे से ज़्यादा मरने वालों की संख्या 50 साल से कम है, और 1/3 हार्ट अटैक के आंकड़े तो 40 साल से भी कम है। ये युवा ही अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके विश्वगुरु बनने का सपना कैसे पूरा होगा? अगर आपको विश्वगुरु बनने का सपना पूरा करना है तो आप इस समस्याओं को निपटाने के लिए अगले 5 साल में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर हर बजट में 10-10 कम से कम घोषित करें, और अगले 5 साल में इस तरह के स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप करें कि आप इस आने वाली महामारी को लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, और आम जनता को इसका दुख अपनों को खोकर न झेलना पड़े। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत विस्तार से जो सारी चीज़ें विश्वविद्यालय में जो चल रही हैं उसके बारे में आपने बताया, ख़ास तौर पर इन 3 सालों के बीच अंदर अभी हाल में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनी हैं जो कि कैग की रिपोर्ट भी जो आई है उसमें भी विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को पूरी तरह से खोल करके रख दिया है। अब निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को, जो कि बनारस कैग का भ्रष्टाचार भी यही बता रहा है कि प्रोफेसर के गुप्ता, मेडिकल सुप्रीडेंट,
और प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन वाइस चांसलर जी विश्वविद्यालय को दोनों हाथों से पिछले 3 सालों में लूटा है और उनकी एक एक ईंट से ईंट बजा दी है। जी जी। अब जैसा आपने अपेक्षा की प्रधानमंत्री जी से, मैं भी अपनी तरफ से, काशीवासियों की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने अभी जो चीज़ें बताई हैं और जो डिमांड्स रखी हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से अमल हो और जो हालत इस वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालय की बना दी गई है उससे लोगों को जल्द से जल्द निजात मिले। आम जनता को, वो चाहे रोगी हो या यहाँ के विद्यार्थी हों या यहाँ के शिक्षक हों, कर्मचारी हों, सभी को सुकून मिल सके, वो राहत की सांस ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए एक अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।